नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, तेहरान में भारी तबाही, सुप्रीम लीडर खामनेई का घर ध्वस्त। अमेरिका इजराइल के हमले के बाद ईरान का भी जबरदस्त पलटवार। बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन और कुवैत को ईरान ने बनाया निशाना। अमेरिकी बेस पर मचाई तबाही। ईरान इजराइल जंग के बीच देश की राजनीति गर्म। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बोला हमला, पीएम के इजराइल दौरे पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश, ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। 62 लाख मतदाताओं के कट गए नाम। कोर्ट से राहत के बाद एक्शन मोड में अरविंद केजरीवाल, 1 मार्च को जंतर मंतर पर करेंगे जनसभा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात यूएस इजराइल बनाम ईरान वॉर की। हफ्तों से जारी तनातनी और लामबंदी के बीच ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने ही इन हमलों को खुद पर खतरा बताते हुए जरूरी बताया। इजरायली अमेरिकी हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की निजी आवास को उड़ा दिया गया। खबरों के मुताबिक सुप्रीम लीडर उस वक्त अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। ईरान में एक साथ 30 टारगेट पर हमले किए गए। इजराइल के रॉयरिंग लॉयन और अमेरिका के एपिक फ्यूरी ऑपरेशन के तहत ईरान के अलग अलग शहरों में हमले किए गए। तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट इलाका, सुप्रीम कोर्ट और न्याय मंत्रालय के पास बड़ा धमाका किया गया। सर, क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इस बात को कहा है कि वो वहाँ पे रिजीम चेंज चाहते हैं। ये जो हमले हो रहे हैं वो वहाँ की खामनेई सरकार और उनके ठिकानों के ऊपर हमले हो रहे हैं। अभी जो ताज़ा जानकारी आ रही है कि इस हमले में जो डिफेंस मिनिस्टर है ईरान का, उसकी मौत हो चुकी है। तो वो बार बार ईरान के लोगों से अपील कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपील कर रहे हैं, बाकायदा इजराइल भी अपील कर रहा है कि हमारी लड़ाई ईरान की जनता के साथ नहीं बल्कि इस रिजीम के साथ है। तो रिजीम चेंज वहाँ पे करना सबसे बड़ा मकसद था, लेकिन ये इस तरीके से युद्ध में तब्दील हो जाएगा कि जब बातचीत खत्म हो जाएगी। ये हम लोग पहले से भी कह रहे थे कि जिस तरीके से जो 20 शर्तें ईरान के सामने रखी गई वो मानने को तैयार नहीं था। दे वर जस्ट बाइंग टाइम, और ऐसा लगा कि अब ईरान अपने न्यूक्लियर प्लान को वो पीछे नहीं उससे हटना चाहता। साथ ही साथ जो मिसाइल प्रोग्राम है उनका कि भाई ऐसे मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार करना जिससे वो अमेरिका तक को हिट कर सकता था, तो ये खतरा पैदा हुआ जिसकी वजह से आज ये हमला हुआ है। जी, मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है और ईरान ने भी मोर्चा खोल दिया है। पलटवार करते हुए ईरान ने एक साथ 7 देशों पर हमला किया है। जिन देशों पर ईरान ने हमला किया उनमें इजराइल, यूएई, सऊदी, कुवैत, जॉर्डन, कतर और बहरीन का नाम शामिल है। इजराइल को छोड़कर बाकी सभी देशों में ईरान ने यूएस बेस पर हमला किया। ईरान ने पहले ही अमेरिका को विनाशकारी जवाब देने की घोषणा की थी। ईरान की जवाबी कार्रवाई से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है, क्योंकि ईरान ने उसके 6 ठिकानों को एक साथ मिसाइल गिराकर ध्वस्त कर दिया। सर, ये ईरान की तरफ से तो जबरदस्त पलटवार किया गया, इसका इम्पैक्ट आपको क्या दिख रहा है? देखिए, इसका इम्पैक्ट यही हुआ है कि आपने इजराइल और अमेरिका के साथ साथ बाकी के 7 देशों को भी आपने अपना दुश्मन बना लिया। ये एग्जैक्ट चीजें हो रही है। आपने हमला किया बेसिस के ऊपर, लेकिन वहां की सरकार ईरान के खिलाफ आकर के खड़ी हो गई। तो एक पूरे वेस्ट एशिया के अंदर एक बहुत ही इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा मुकाम पे आकर के ये खड़ा हो गया है जहां से एक बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है। कारण ये है कि ईरान कोई अफगानिस्तान नहीं है और ना ही वेनेजुएला है। इनके पास बहुत ही मारक मिसाइल्स हैं और जिसका वो इस्तेमाल भी कर रहा है। इजराइल के अंदर भी तबाही मचा रहा है, और जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है कि यूएस बेसिस के ऊपर उसने हमला किया और टारगेट को हिट किया, इसका मतलब ये है कि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम उनके मिसाइल्स को कैच करने में या उसको रोकने में
कामयाब नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी। जी, तो इजराइल और ईरान के बीच जारी भीषण जंग के बीच देश की राजनीति भी गर्म हो गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनके इजराइल दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें आपको कि पीएम मोदी के ईरान पर हमले के 2 दिन पहले ही इजराइल का दौरा किया था। पीएम मोदी के इस दौरे पर ही कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी के मित्र बेंजामिन नेतन्याहू ने अब भारत के पुराने मित्र ईरान पर हमला बोला है। ये मोदी के लौटने के बमुश्किल 2 दिन बाद हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के बारे में इतनी बड़ी बातें करने के बाद मोदी ने अपने इजराइल दौरे का इस्तेमाल इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए क्यों नहीं किया? क्या वो पीएम मोदी इस युद्ध का समर्थन करते हैं? साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पीएम के दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। सर, युद्ध की स्थिति है और युद्ध ही हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी राजनीति से बाज क्यों नहीं आ रही? देखिए, कांग्रेस पार्टी डिरेल हो गई है। राहुल गांधी का वो बयान आपने सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि ये इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई नहीं हो रही, ये जो लड़ाई हो रही है वो अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई हो रही है, और अमेरिका और इजराइल तब तक वो जीत नहीं सकता जब तक इंडिया का डाटा उसके पास नहीं हो। ये अंडरस्टैंडिंग है राहुल गांधी की। दिक्कत क्या है? मुस्लिम कंट्री के ऊपर ईरान, जो एक मुस्लिम कंट्री है, उसके ऊपर इजराइल और यूएस का हमला हुआ है, तो इनको वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है। इजराइल के खिलाफ बोलना है, अमेरिका के खिलाफ बोलना है। ईरान के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन इनको ये बयान देने से पहले खबर नहीं आई थी कि ईरान बाकी के मुस्लिम देशों के ऊपर भी हमला करेगा। यहीं पे कांग्रेस पार्टी फंस गई है। वो राजनीति करने के चक्कर में, अब क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा है, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि ये शिया और सुन्नी की लड़ाई में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। ये तमाम मुल्क, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो जॉर्डन हो, ये सारे के सारे देश अब ईरान के खिलाफ खड़े होंगे। तब कांग्रेस पार्टी अपने इस दिए गए बयान के ऊपर अफसोस भी करने लायक नहीं बचेगी। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के तहत तैयार की गई फाइनल लिस्ट पब्लिश हो गई है। इसमें 61,78,245 वोटर्स हटाए गए हैं। यह संख्या और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लगभग 60 लाख वोटर्स के पहचान दस्तावेज अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नियुक्त जुडिशियल अधिकारियों द्वारा न्यायिक जांच के तहत है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और यहां से कुल 47,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इनमें से करीब 14,000 अभी अनसुलझे हैं। सर, फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी हो गई है। कितना बड़ा झटका ममता के लिए। भाई, छटपटा रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखिए, वो एक एक ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं कि हाँ, इसको हटा दिया, उसको हटा दिया। फाइनल हो गया। सुप्रीम कोर्ट से कल एक और झटका लगा था। ये लोग फिर गए थे कि ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल को डांट के भगाया था। कहा कि आप हर चीज को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट मत करें, और जो जुडिशियल ऑफिसर्स वहां पे लगाए गए हैं उनके ऊपर आप भरोसा कीजिए। अभी 60 लाख निकल गया और लगभग 60 लाख ऑलरेडी वो सस्पिशियस लिस्ट पे है, जिसको कहते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, जिसके ऊपर जुडिशियल अधिकारी वो अपना फाइनल से, उनका फाइनल डिसीजन आएगा कि इनमें से कितने भी लोग सही हैं या गलत हैं। बताया जा रहा है कि कम से कम उसमें भी 40% के आसपास नाम कटेंगे ही कटेंगे। इसको कोई टाला नहीं जा सकता है। मतलब ये टोटल संख्या तो 1 करोड़ के आसपास। ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है कि जो नाम कट रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी खुश हो रही है। क्यों? क्योंकि जितना भी फर्जी नाम था उसके फर्जी वोट को डालने का काम ये टीएमसी किया करती थी। अब न वोट होगा, न वोटर लिस्ट में फर्जी नाम होंगे, तो फिर फर्जी वोटिंग भी
नहीं हो पाएगी। जी, चलिए अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल 1 मार्च को दिल्ली में बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाली ये उनकी पहली बड़ी सार्वजनिक सभा होगी। ये जनसभा दिल्ली सरकार की ओर से नौकरी से निकाले गए हजारों कर्मचारियों के समर्थन में आयोजित की जा रही है। बस मार्शल, डीटीसी बस कंडक्टर, मोहल्ला क्लिनिक कर्मचारी और सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर के मुद्दों को लेकर केजरीवाल जंतर मंतर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। सर, लोअर कोर्ट का फैसला, इतना क्या एक्साइटमेंट कि अरविंद केजरीवाल अब सड़कों पर उतर रहे हैं? देखिए, सड़क पे ही आ जाएंगे और क्या करेंगे। ये केजरीवाल की पूरी राजनीति मीडिया में घूमती है। चेहरा जब तक दिखेगा केजरीवाल जीवित है राजनीति में। चेहरा अभी नहीं दिख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली छोड़ के भाग गया। भाई 1 साल तक वो गायब रहा दिल्ली से। छोटी सी एक जो है लोअर कोर्ट से एक वर्डिक्ट आता है, आप शुरू हो जाते हैं। कोई बड़ी रैली नहीं है। बड़ी रैली करनी है तो रामलीला मैदान में करो। जंतर मंतर में तो 2000 लोग चाहिए भरने के लिए। वो तो एक सड़क है। सड़क के ऊपर आप खड़े हो जाते हो, मीडिया उसे दूर दूर करके दिखाती है कोई बहुत बड़ी रैली हो रही है। हकीकत यह है कि वो फिर से मीडिया के जरिए, क्योंकि मीडिया वालों को देखिए अभी अचानक से रुख बदला है। पंजाब में बजट भी पेश होना है और उसमें मीडिया के लिए पैसे भी एलोकेट होने हैं। तो आप देखिए कि क्या क्या खेल अभी चलेगा। हकीकत यह है कि जो मामला जो लोअर कोर्ट पे आया है वो हाई कोर्ट पहुंच गया है। सीबीआई की तरफ से साफ साफ ये आरोप लगाया गया है कि हमने जो सबूत दिए उन सबूतों के ऊपर गौर नहीं किया गया। साफ साफ कहा गया कि हमें एक तरीके से ये जो जजमेंट है जो ट्रायल के आधार पर नहीं किया जाता, लेकिन जज साहब ने इसे मिनी ट्रायल बना दिया और एक तरफा फैसला कर दिया। तो इस तरह के जब भी कोई एक तरफा फैसला होता है वो हाई कोर्ट के अंदर पलट ही जाता है। तो इंतजार कीजिए कि हाई कोर्ट का कब फैसला आता है, फिर ये वापस पंजाब भाग जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।